हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस फाइनली आपके पेपर्स ख़त्म हो चुके। पेपर्स के ख़त्म होने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गाइस उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारे पेपर बहुत अच्छे होते हैं। गाइस हमारे विद्योदय के स्टूडेंट्स तो पेपर बहुत अच्छे करके आए हैं। आई होप कि आप सबके भी सभी एग्ज़ाम पेपर्स बहुत शानदार गए होंगे। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर का। गाइस अगर मैं ऐसा बोलूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर सिंपल था, देखो गाइस, हम हमेशा इंस्टीट्यूट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट के नाम देकर या डायरेक्टली आपसे ये पूछे कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस बार इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किए थे, बट अगर ओवरऑल बोले तो पेपर का लेवल सिंपल था। तो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आए थे और क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर का रिव्यू। देखिए मेरे पास में जो सेट है दैट इज सेट CZA। गाइज आप लोगों के पास में डिफरेंट सेट का पेपर हो सकता है, तो मेरे पास में जो सेट अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से। गाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के नीचे ये कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिनमें स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल कवर नहीं होता, तो इसका आंसर था ए। इसके बाद में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन करेक्ट अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। का इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टॉपिक था कि इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। कहीं से बिल्कुल उल्टा लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड ब्रांच है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के टूल्स को यूज करके हम प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। तो इसका मतलब सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, कमांड इकोनॉमी इज अनदर नेम फॉर, कमांड इकोनॉमी गाइस सोशलिस्ट का ही दूसरा नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का बेनिफिट क्या नहीं है। गाइज अगर देखेंगे आप ऑप्शंस में तो कलेक्टिव ओनरशिप ये हमें कैपिटलिज्म में नहीं मिलती। गाइज ये सोशलिज्म का फीचर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एन इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। गाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ह्यूमन वांट्स होती है अनलिमिटेड और उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं रिलेटिवली स्केयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है commodities for which quantity demanded rises only up to a certain level of income and decrease with an income beyond this level। गाइस इसको थोड़ा सा समझना था। ये क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इनकम बढ़ने के साथ में एक सर्टेन लेवल तक डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद ऐसे कौन से गुड्स होते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ डिमांड गिर जाती है। तो गाइस जैसा कि हमें पता है इनकम के साथ निगेटिव रिलेशन देने वाले गुड्स को बोलते हैं इंफीरियर गुड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है highly priced goods are consumed by status seeking rich people। गाइस status seeking rich people इस कीवर्ड से ही हम पता कर सकते हैं कि इसका आंसर है वेबलेन इफेक्ट। देन उसके बाद में क्वेश्चन है एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर। अब गाइस इसमें आपको थोड़ा सा ये सोचना था कि फ्यूचर में प्राइस गिर रहे हैं, देयर इज फॉल इन प्राइसेस इन नियर फ्यूचर। अब आप बताओ, अगर किसी चीज का फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, इसकी जानकारी आपको आज ही पता चल गई, तो क्या आप आज खरीदेंगे? आप वेट करेंगे कि कल प्राइस कम होगा तो मैं उसे परचेस करूंगा, तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अब देखो करंट डिमांड कम हो रही है, कर्व में क्या इफेक्ट आएगा? तो हमें यह देखना था कि चेंज प्राइस में नहीं हुआ है, चेंज एक्सपेक्टेड प्राइस में हुआ है, और एक्सपेक्टेड प्राइस इज द अदर फैक्टर। और गाइस जब भी अदर फैक्टर में चेंज होता है कर्व में आती है शिफ्टिंग। अब डिमांड कम हो रही है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 इलास्टिसिटी का वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 6, यानी आपको क्वेश्चन में प्राइस दे रखा है 6 और क्वांटिटी दे रखी है 100। सपोज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3। गाइस इलास्टिसिटी दे रखी है -3। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको दे रखा है क्वांटिटी चेंज होकर हो गई 80, यू हैव टू कैलकुलेट P1।
गाइस हम इसे दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने विद्योदय के स्टूडेंट्स को सिखाया था कि अगर आपको मैथ्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप इकोनॉमिक्स के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और इकोनॉमिक्स का मेथड ये बोलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब आप प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हो। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ई इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। इलास्टिसिटी इज 3 जो कि हमेशा माइनस में होती है। डेल्टा क्यू दैट इज 20 डिवाइड बाय डेल्टा पी। गाइस हमारे पास में डेल्टा पी नहीं है तो हमने डेल्टा पी की जगह पर डेल्टा पी वैल्यू लिख दिया। नाउ व्हाट इज द प्राइस दैट इज 6 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू 100। इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गाइस जब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास में डेल्टा पी आ जाएगा 0.4। अब गाइज हम इकोनॉमिक्स के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हमने मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं देखा। अब डेल्टा पी यानी चेंज इन प्राइस कितना है 0.4। अब आप देखो क्वांटिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस बड़ा होगा। इनिशियल प्राइस था 6 रुपीज, चेंज आया 0.4 का, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 6.4। वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ गुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड ऑफ गुड सेट टू बी। अब गाइज आपको सोचना था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। हमने आपको ये बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में अगर क्वेश्चन टोटल रेवेन्यू से आता है तो भी आंसर सेम होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से आया है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर प्राइजेस को बढ़ा दिया जाए, अगर प्राइजेस में इंक्रीमेंट है और साथ साथ में टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। गाइस दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, क्या सीखा था हमने, दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर इज डिमांड इज इन इलास्टिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू while determining price elasticity of demand। गाइज आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट पहचानना था। ऑप्शन दे रखे थे गुड विच हैव क्लोज और परफेक्ट सब्सटीट्यूट हाई इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। गाइज अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है, दैट मीन्स दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पर हमें कौन सा पता लगाना है, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो गाइज दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है the greater of the proportion of the income spent on a commodity generally the lesser will be the elasticity of demand। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपका बजट में प्रपोर्शन किसी खर्चे का ज़्यादा है, जैसे कि कार हो गया, लैपटॉप हो गए, तो उनमें प्राइस का ज़रा सा चेंज आपकी डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका पोर्शन बजट में, इनकम में, खर्चे में ज़्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है, ना कि कम। इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमारा आंसर था। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी, गाइस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो मार्जिनल यूटिलिटी पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। गाइस जल्दी से हमने यूटिलिटी कर्व बना लिया, दैट इज टोटल यूटिलिटी, और जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहां मार्जिनल यूटिलिटी 0, इस तरीके से। ठीक है गाइस, देखो अब क्या पूछ रहे हैं, टीयू इंक्रीज होगा, एमयू पर क्या इफेक्ट होगा, जल्दी से देख के बताइए गाइस। एमयू गिरेगा लेकिन वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, ना 0 हुआ है ना नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था, आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए था। आर्क, बहुत छोटा सा आर्क लिखा हुआ है पीछे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है इस चीज़ को नोटिस ना किया हो और उन्होंने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो, लेकिन गाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आर्क मेथड से। और आर्क मेथड का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2, P1 प्लस P2, P2 माइनस P1। तो जब गाइज आप ये सारी वैल्यूज जस्ट अ सेकेंड, यस, तो गाइज जब आप ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रखेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 3। लेकिन गाइज अगर आपने इसे परसेंट मेथड से सॉल्व कर लिया होगा तो करेक्ट आंसर आ रहा था 3.33। तो बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है जल्दबाजी में आर्क मेथड नहीं देखा हो और आंसर मार्क किया होगा 3.33। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेट
at which consumer is prepared to exchange good X and Y, holding the level of satisfaction constant. Guys, same level of satisfaction एक ही जगह पर मिलता है, that is indifference curve. और indifference curve में consumer X के बदले में Y जिस रेट से एक्सचेंज करना चाहता है उसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. करेक्ट आंसर था इसका बी. The next question is the form of capital which perform in function in production in a single use and it is not available for further use in termed as. Guys, single use that is called raw material. और raw material किस में आता है? circulating capital में. सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपांशन, ये कौन से ऑब्जेक्टिव है? गाइज हमने सिखाया था सर्वाइवल आते ही समझ जाना कि ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है. तो गाइज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, दीज आर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है the minimum quantities of various inputs that are required to yield a given quantity of output. guys input और output के relation को बोलते हैं production function. next question बोलता है which of the following is not true about relationship between average product and marginal product. guys मैं हमेशा suggest करती हूँ कि अगर कोई ग्राफ से क्वेश्चन आया है तो आपको ग्राफ बना के ही उसका आंसर देना चाहिए. कैसे? चलिए ड्रॉ करते हैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व जल्दी से. दिस इज AP और जैसा कि हमें पता है MP ऊपर से कट करता है. ठीक है, दिस इज MP. तो जब हम 1 by 1 स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे तो हमें ये मिलेगा. जैसे ऑप्शन ए बोलता है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट. देखो गाइज स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट मोर होता है, दिख रहा है ना हमें ग्राफ के अंदर, और बाद में जब हम और आगे बढ़ जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता है. ये दोनों स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं. एवरेज प्रोडक्ट फॉल होता है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज स्टेटमेंट सी. यानी इसमें गलत क्या दे रखा है गाइस? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज नेगेटिव. हमें तो बस यहीं से आंसर मिल जाना था. एवरेज प्रोडक्ट तो नेगेटिव होता ही नहीं है. बाकी के तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है हमने 1 by 1 पढ़े समझे, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट इज नॉट नेगेटिव, दैट इज अ डायरेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. टोटल प्रोडक्ट स्टार्स डिक्लाइन इन विच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन. गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन, हमें पता है टोटल प्रोडक्ट गिरता ही कौन से स्टेज में है? दैट इज थर्ड स्टेज, द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. रिटर्न टू स्केल रेफर टू, हमें पता है रिटर्न टू स्केल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे सारे फैक्टर्स में चेंज होता है. दैट मीन्स ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स में चेंज होता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आगे बढ़े. लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. गाइस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का याद करो, हमने जब रिटर्न टू स्केल में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पढ़ा था वहां पे स्टार मार्क करके लिखा था इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बजट लाइन. गाइस बजट लाइन के लिए बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट which shows the various alternative combination of two factor. guys two factor की बजट लाइन को हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन. दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. उसके बाद में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. गाइस वेरी सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन. आपको निकालना है फर्स्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट. तो गाइस एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है, और कौन से लेवल की निकालनी है? 2 यूनिट्स की. अब हमें पता है टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. 0 यूनिट पर, 0 प्रोडक्शन पर जितना टोटल कॉस्ट होता है दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इस यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 होती है. तो आंसर आएगा 200 डिवाइड बाय 2 एंड द करेक्ट आंसर इज 100. वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बोल रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कौन से यूनिट्स के बीच में लग रहे हैं? अब गाइस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कॉस्ट की और आपसे पूछ रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न. बस थोड़ा सा सोचना था. कैसे सोचेंगे? देखिए हमें बस इस क्वेश्चन के अंदर पहले मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी. तो चलिए गाइस एक बार हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. जैसा कि हमें पता है द मार्जिनल कॉस्ट इज, मैं इसे हटा देती हूँ,
थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कि हमें टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट में से टोटल कॉस्ट ऑफ nth माइनस 1 यानी कि पिछले वाली कॉस्ट को माइनस करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैं अगर 300 में से 200 को माइनस करूँगी तो जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो आ जाएगी डैश, या हो गया 110। देन नेक्स्ट स्टेप में हो गया दैट इज़ 310 माइनस 410 दैट इज़ 100। उसके बाद में 410 माइनस 500 दैट इज़ 90, और उसके बाद में ये हो गया 104। गाइस हमें देखना है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, मार्जिनल रिटर्न गिर रहा है। मार्जिनल रिटर्न का मतलब होता है गाइस मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है। ध्यान रखना, जब मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं, जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता है तो गाइस मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, हमें मिलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। बस आप मार्जिनल कॉस्ट की टेबल में से देख के बताओ कॉस्ट ने एकदम से बढ़ना कहाँ से शुरू किया है। तो देखो इनिशियली 110 थी, गिरी 100 और गिरी 90, लेकिन 90 के बाद वो बढ़ के कितनी हो गई 104, यानी हम बोलेंगे थर्ड से 4 मार्जिनल कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर दिया, उसने अपना शेप चेंज कर लिया। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न। तो गाइस करेक्ट आंसर होगा इसका सी, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है और आपको एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है। गाइस आप लोगों को एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी का रिलेशन वाला फॉर्मूला याद होगा। कैसे? द फॉर्मूला इज AR इक्वल टू MR मल्टीप्लाई बाय E अपॉन 1 माइनस E। ठीक है गाइस, चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। हमें कैलकुलेट करना है MR, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, हमें कैलकुलेट करना है MR और हमें AR दे रखा है। तो AR इज 45, द मार्जिनल रेवेन्यू X क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, और हमारे पास में इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है 3। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, 3 अपॉन 1 माइनस 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 3। तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3। द करेक्ट आंसर इज 30। तो 26 का आंसर होगा 30, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड, याद करो डिमांड कर्व जब हम बनाते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर वो इस तरीके से बनता है, और ये क्या बोलता है कि तुम प्राइस में चेंज ना भी करो तो भी डिमांड क्या होगी, कंटिन्यू फ्लक्चुएट होगी। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और जब डिमांड इनफाइनाइट होती है तो वो होती है परफेक्ट इलास्टिक। गाइस यहाँ क्या दे रखा है, उल्टा, यहाँ दे रखा है इन इलास्टिक डिमांड। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक नहीं होती, डिमांड होती है परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ। गाइस ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाते तो आपको शट डाउन कर देना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड द आंसर था सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मार्केट एलोकेट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू प्रोड्यूसर्स। ऑब्वियसली गाइस यहीं से पकड़ में आ जाना चाहिए था, दैट मार्केट इज फैक्टर मार्केट, जहां प्रोड्यूसर्स को मिलते हैं फैक्टर्स जिनको वो एफिशिएंटली यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपांडिंग आउटपुट द लेवल वेयर। गाइस फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन याद करो, और वो कंडीशन क्या बोलता है, जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे, दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन। चलो ढूंढो कहाँ लिखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज आंसर नंबर बी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। अब गाइस तुक्का नहीं मारना था, आपको इक्विलिब्रियम बना के आंसर फाइंड आउट करना था। चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं नॉर्मल सा इक्विलिब्रियम, और नॉर्मल सा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें चाहिए डिमांड और सप्लाई कर्व। दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। चलिए अब क्वेश्चन बोलता है चेंज, क्या चेंज करना है, इक्विलिब्रियम
प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आएगा व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। तो चलो डिमांड को इंक्रीज करते हैं। गाइस जल्दी से बता दो डिमांड कहाँ इंक्रीज होती है। ये डिमांड को हमने बढ़ा दिया, दिस इज डी डैश, और सप्लाई को हमें क्या करना है, डिक्रीज। चलिए हम सप्लाई को कर देते हैं डिक्रीज, ये सप्लाई हो गई हमारी कम। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आ गया हमारा यहाँ पर, दिस इज पॉइंट ई डैश। अब आप देखो गाइस क्या इफेक्ट आया, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मेरी क्वांटिटी, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को इस जगह पर, है ना, ये वाला पॉइंट इस जगह पर क्वांटिटी मेरे ग्राफ बनाने के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैं थोड़ा सा डिमांड सप्लाई कर को एडजस्ट कर लूँगी तो क्वांटिटी थोड़ा सा आगे निकल सकती है, पीछे निकल सकती है, या सेम भी आ सकती है। यानी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि मेरी क्वांटिटी क्या रहेगी। हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि मेरा प्राइस क्या रहेगा, 100% वो बढ़ने वाला है। तो ढूंढो गाइस इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए बोलता है इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस बस चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अनसर्टेन। बिल्कुल गाइस मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मेरी क्वांटिटी में क्या फर्क आएगा, क्योंकि मैंने अगर डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को जरा सा भी अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर लिया तो या तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या सेम आ जाएगी। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। सपोज अ सोल प्रोप्राइटर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 रुपीज़। गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ इकोनॉमिक्स है थियोरी सब्जेक्ट, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आपको बस पढ़ के आंसर नहीं करना है, आपको हमेशा पेंसिल या पेन को यूज़ करना है। तो चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टोटल रेवेन्यू है 1,20,000 रुपए का। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको गाइस हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, और अकाउंटिंग कॉस्ट है हमारी दैट इज 95,000। उसके बाद हमें दे रखी है another 30,000 a year, the owner could work for another company for 30,000 a year। मतलब वो अगर कहीं और काम करता तो वहां से वो 30,000 रुपये महीना कमा सकता था। तो ये 30,000 रुपये क्या हो गए गाइस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये कितनी दे रखी है, 30,000 रुपीज़। ठीक है चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो गाइस अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया हमारा 1,20,000 में से 95,000 माइनस करेंगे तो ये हो गया 20 और 5 25,000 रुपये। और अगर मैं आपसे इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए बोलूँ तो गाइस इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट, चाहे वो अकाउंटिंग कॉस्ट हो या इम्प्लिसिट कॉस्ट हो, दोनों को माइनस करेंगे। तो चलिए एक बार ज़रा हम इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है देखते हैं। तो टोटल रेवेन्यू है हमारा 1,20,000 और कॉस्ट पूरी की पूरी माइनस करेंगे विच इज़ 95,000 एंड 30,000, तो ये हो गया 125। गाइस प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें हो रहा है लॉस, इकोनॉमिक लॉस। कितने का, 5,000 रुपये का। चलो चेक करते हैं आंसर। ऑप्शन ए बोलता है फर्म इनकर्ड एन इकोनॉमिक लॉस ऑफ 5,000, बिल्कुल सही जवाब। द फर्म हैविंग अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 25,000, बिल्कुल सही जवाब। तो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 30,000। नहीं गाइस इकोनॉमिक कॉस्ट 30,000 नहीं है, इकोनॉमिक कॉस्ट हमने अभी अभी निकाली, दैट इज 95 प्लस 30, 1,25,000। तो ये स्टेटमेंट गलत बोलता है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या अकाउंटिंग कॉस्ट ऑप्शन डी 95,000 है? हाँ बिल्कुल अकाउंटिंग कॉस्ट 95,000 है। तो इसका मतलब ये सारे स्टेटमेंट सही लिखे हैं, बस ये एक ही स्टेटमेंट गलत लिखा था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है द फॉलोइंग आंसर्स 33 34, आपको फर्स्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 20 यूनिट्स पे कैलकुलेट करनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो गाइज आप लोगों को पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब हमें सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो गाइज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब देखो 20 यूनिट पर टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 3, दैट इज 320,
और टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, तो जीरो लेवल पर जो टोटल कॉस्ट होती है ये टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कितनी रहेगी 100। तो गाइस 320 में से हम माइनस करेंगे 100, तो ये आएगा 220। 220 डिवाइड बाय हम करेंगे क्वांटिटी दैट इज 20, और गाइस करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है बिटवीन 10 एंड 20 यूनिट्स व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट। गाइस 10 के बाद 20 है, 10 के बाद 11 नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, इसलिए हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी। चलिए टोटल कॉस्ट हमें लेनी है 10 और 20 यूनिट्स के बीच में, देखिए कितनी आ रही है 10 और 20 के बीच में, दैट इज 320 माइनस 220, तो गाइस ये हो गया 100। और डेल्टा क्वांटिटी 20 माइनस 10 दैट इज 10, तो करेक्ट आंसर होगा 10, यानी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चंस, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। गाइस मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होता है, सिंगल बायर नहीं, सिंगल बायर वाले फीचर को बोलते हैं हम मोनोप्सोनी, तो करेक्ट आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्राइस नॉट अ कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। गाइस ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं है। इसका मतलब देखो, ऑप्शन ए बोलता है सेलर शुड हैव प्राइस सेटिंग पावर, मोनोपोली में होना चाहिए, यस करेक्ट कंडीशन। द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड हिज मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट, बिल्कुल दो अलग अलग सब मार्केट होने चाहिए, और गाइस दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की ये बोलती है कि आप एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो देखो डी ऑप्शन क्या बोलता है, इट शुड बी पॉसिबल फॉर बायर्स ऑफ लो प्राइस मार्केट टू रीसेल द प्रोडक्ट ऑफ द बायर ऑफ हाई प्राइस मार्केट। गाइस इट शुड नॉट बी पॉसिबल, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन डी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा 36 का आंसर नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं अंडर सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इज ऑल्सो कॉल्ड। गाइस स्वीजीज मॉडल, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में बोलता है अज्यूमिंग दैट प्राइस इज 30, क्वांटिटी डिमांड इज 90, देन प्राइस हो गया 28, क्वांटिटी डिमांडेड 20, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। गाइस आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ऐसा लगेगा कि यार डिमांड का और रेवेन्यू का क्या रिलेशन है, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आया समझ में नहीं आया, लेकिन गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना था। देखो हम एक तरफ लिख रहे हैं क्वांटिटी और दूसरी तरफ लिख रहे हैं प्राइस। देखो क्वेश्चन में गिवन है प्राइस 30 और क्वांटिटी है 19, क्वांटिटी 20 हो गई और प्राइस हो गया 28। गाइज रेवेन्यू निकालना है ना, टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से याद करो, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, निकल गया टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। बस यही एक ट्विस्ट था इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलो ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 570, और 20 मल्टीप्लाई बाय 28 दैट इज 560। गाइस टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट, यानी 560 में से 560 में से जब हम 570 को माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा माइनस का 10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है the oligopoly market in which few firms come to a common understanding which each other in fixing price or output or both is called common understanding, guys, that is called collusive oligopoly. During the upswing phase, यानी कि हम इन्फ्लेशन और बूम की तरफ जा रहे हैं, द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। गाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्लास में हमने इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया था। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पर, अपस्विंग के टाइम पर बिल्कुल नहीं के बराबर, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
The level of national income and expenditure declined rapidly during which phase of the business cycle, guys? मॉड्यूल का as a test sentence है. The correct answer is trough and depression. The correct answer is D. In all kind of business, the different phase of business cycle generally occur. Guys, ये business cycle के features में से question था. No fixed time cycle but are regular. Guys, कोई fixed time नहीं है कि कितने टाइम में इन्फ्लेशन आएगा, रिसेशन आएगा. हाँ, लेकिन ये पता है कि इन्फ्लेशन के बाद रिसेशन जरूर आएगा. दैट इज आंसर नंबर बी. आगे बात करते हैं. An indicator which gives information about the rate of change of expansion or contraction. Guys, ICI के मॉड्यूल से स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस उठा के क्वेश्चन दिया गया है. से हमारे मॉड्यूल में भी ये सेंटेंस है, तो इसका परफेक्ट आंसर है कोइंसिडेंट इंडिकेटर. आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है, there is a war going between country A and country B from last 2 years. Now in the country current year both countries have signed a peace agreement. शांति हो चुकी है और war has come to end. Now both countries have started to rebuild the losses caused due to war. यानी कि हम बात कर रहे हैं पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की. गाइस, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉज. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स कौन कलेक्ट करता है. से विच ऑफ द से क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स. स्ट्रेट आंसर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. द आंसर इज ए. 47 says which of the following is not a significance. गाइस, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए नेशनल इनकम एस्टिमेट्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. नेशनल इनकम में से गाइस सिर्फ एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, उसके अलावा सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, और वो एक जो न्यूमेरिकल था वो भी इतना सिंपल. क्या पूछा है? इन्फ्लेशन रेट. और गाइस जीडीपी डिफ्लेटर भी क्वेश्चन में दे दिया. यानी हमें क्या करना था? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ सेकेंड ईयर, हमें इसमें कैलकुलेट करना था इन्फ्लेशन रेट फॉर थर्ड ईयर. ठीक है, थर्ड ईयर के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम उठाएंगे जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ थर्ड ईयर माइनस करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ सेकंड ईयर, डिवाइड करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ सेकंड ईयर. गाइस, थर्ड से सेकंड में कितना चेंज आया है, यही तो पूछा है. चलिए, थर्ड ईयर का डिफ्लेटर हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? दैट इज 144 माइनस करेंगे, दैट इज 144 माइनस करेंगे 125 और इसको डिवाइड लगाएंगे 125 से, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा 15.2%. गाइस, सेकंड तो बी आंसर है इसका. बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. उसके बाद में पूछते हैं जीएनपी कैसे निकालेंगे. गाइस, जीएनपी निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला हमने क्लास में सीखा था. जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी. अब देखो, जी और जी सेम है, कुछ नहीं करना. नेशनल और डोमेस्टिक हमने ये सीखा था. डोमेस्टिक का मतलब होता है सिर्फ अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम, लेकिन जब हम इसमें अब्रॉड की नेट इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स, नेशनल डेटा. तो हम इसे बोलेंगे ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो इसके हिसाब से आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. गाइस, जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी में क्या रिलेशन है? तो देखो, जब हमें जीडीपी एफसी निकालना होता है जीडीपी एमपी से, तो गाइस जी और जी सेम है, कुछ नहीं करना. डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक कुछ नहीं करना. मार्केट प्राइस हमें पता होता है कि मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है, बस सिर्फ टैक्स नहीं, इसमें हम सब्सिडीज को भी कंसिडर करते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. गाइस, फॉर्मूला होता है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी. गाइस, ब्रैकेट का साइन है, और जब ब्रैकेट का साइन बाहर ओपन करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है. ये मैथ्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना? जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी. कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ प्लस सब्सिडी नहीं आना चाहिए. गाइस, इसमें थोड़ा सा मैथ्स यूज हो गया था. ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, ब्रैकेट ओपन होते ही अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. द करेक्ट आंसर इज जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी. तो ऑप्शन हो गया सी. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. गाइस, दिस क्वेश्चन नंबर 51. गाइस, 51
अगर मैं ICAI के मॉड्यूल की बात करूं तो ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन नेशनल इनकम के ICAI के जो मॉड्यूल में प्रिंट है उसी में से क्वेश्चन उठ के बना है। लेकिन मेरी ओपिनियन में गाइज इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होना चाहिए था। अगर ये प्लस की जगह पर माइनस होता तो इसका करेक्ट आंसर डी होता। इसके अलावा गाइज कोई ऑप्शन ऐसा रिजेम्बलेंस या कोई करेक्ट आंसर नहीं बताता जो हमें ICAI गाइड करता है। तो ICAI के मॉड्यूल के हिसाब से अगर हम जाएं तो डी में प्रिंटिंग मिस्टेक है और मे बी कि शायद इसका बोनस नंबर आपको मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है लिविंग स्टैंडर्ड कौन शो करता है। गाइज लिविंग स्टैंडर्ड शो करने वाला एक ही डेटा है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। आगे बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर देयर कंजम्पशन, खर्च करने के लिए अवेलेबल इनकम, और वो होती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, देन which of the following is included in the calculation of personal income। guys straight forward मॉड्यूल की लैंग्वेज, वहाँ साफ साफ लिखा है। जब हम पर्सनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहाँ बहुत क्लियरली समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें जाती है, ये सारी चीजें जाती है एक्सक्लूजन में, यानी कि नॉट इंक्लूडेड। और गाइस अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन होता है इंक्लूड। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हम पर्सनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इन आइटम्स को लिखते हैं। तो BCD एक्सक्लूजन्स होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन विथ प्राइवेट इनकम। गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन, मतलब इकोनॉमिक्स में अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट इनकम, ये डेफिनेशन है प्राइवेट इनकम की, इट इज इनकम अक्रू टू द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगेन गाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट इनकम एस्टिमेट्स सर्टेन एक्टिविटीज लाइक रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा दैट कट अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, मतलब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फैले हुए होते हैं, इसलिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में इसे कन्फाइन नहीं कर सकते। ऐसे आइटम्स को क्या नाम दिया गया है, इन्हें बोला गया है सुप्रा रीजनल सेक्टर ऑफ अ इकोनॉमी। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन का क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन नंबर 57, 3 सेक्टर मॉडल में क्या इंक्लूड नहीं होता, फॉरेन सेक्टर, क्योंकि वो तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में इंक्लूड होता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, कीनीसन थियरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज गिवन टू डिमांड फॉर मनी। गाइस डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है जेब में रोकड़ा, पैसा, और उस पैसे के होल्ड करने को एक नाम दिया गया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो गाइस करेक्ट आंसर है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आगे बात करते हैं, अंडर कीनीसन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम द assumption is that the consumption increase with an increase in disposable income but increase in consumption will be less than। हमने पढ़ा है हमेशा कि इनकम बढ़ने के साथ खर्चा बढ़ता है, लेकिन जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है उस स्पीड से खर्चा नहीं बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा लेस देन द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 वेरी सिंपल, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। गाइज दिस इज बोनस मार्क्स, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपसे इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो दिस इज डायरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड एम एट एलिमिनेटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। गाइस बस यही पकड़ लेना था, नहीं चाहिए इन्फ्लेशन, नहीं चाहिए रिसेशन, वी वांट स्टेबलाइजेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 62, मैंने जब क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। लेकिन गाइस एग्जामिनर ने तो न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, और फॉर्मूला क्या है, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। द करेक्ट आंसर इज ए। आगे बात करें, पब्लिक गुड का कौन सा फीचर नहीं होता। गाइस पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं क्योंकि उसके लिए हमें डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना होता। ये नॉन राइवलरस होते हैं, हम साथ में मिलकर यूज करते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, से हम गार्डन को अपने अपने हिस्से के लिए बांट के नहीं रख सकते, मोर वल्नरेबल होते हैं। सारी समस्याएं तो पब्लिक गुड में ही होती हैं, चाहे वो मार्केट फेलियर हो या वो फ्री राइडर हो। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, एक्सक्लूडेबल। आगे बात करते हैं लेमन्स। गाइस याद करिए मैंने आपको एक लेमन्स प्रॉब्लम स्टोरी सुनाई थी। लेमन क्या होते हैं,
बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और कौन से? सेकंड हैंड कार। आपको याद है जॉर्ज एकेलॉफ ने सेकंड हैंड कार मार्केट में ये टर्म प्रोपाउंड की थी। ऐसी कार जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की होती है, बिल्कुल पुअर क्वालिटी की, एवरेज क्वालिटी की। तो करेक्ट आंसर होगा सी। गाइस ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था कि स्क्रैप्ड यूज कार भी हो सकती है, लेकिन गाइस हम सेकंड हैंड कार मार्केट में स्क्रैप्ड कार खरीदने नहीं जाते, स्क्रैप तो भंगार में मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? एवरेज क्वालिटी यूज्ड कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। गाइस इंफॉर्मेशन फेलियर से बचने के लिए गवर्नमेंट ये तरीका यूज करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 112। गाइस क्लास में याद कराया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एज पर आर्टिकल 112। Then, which of the following information regarding the receipt and expenditure of the government is not presented in budget document? मैंने आपको सिखाया था आने वाले साल के एस्टिमेशंस होते हैं, करंट ईयर के भी एस्टिमेशंस होते हैं, लेकिन एक्चुअल कौन सा होता है? सिर्फ प्रीसीडिंग टू करंट ईयर का। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? एक्चुअल ऑफ करंट ईयर। गाइस एक्चुअल ऑफ करंट ईयर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, एक्चुअल डेटा कहाँ से आएगा? तो 67 का आंसर होगा डी। आगे बात करते हैं, विच वन इज नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? गाइस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है। चलिए क्लास में हमने एक बार पूरा माहौल बनाया था और हमने बजट बनाया था, और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यार सारे डिमांड्स को एक साथ बैठ के वोटिंग कराने बैठेंगे तो बजट कब पास करेंगे। चलिए कुछ ग्रांट्स को हम आउटस्टैंड कर लेते हैं बाद में वोटिंग के लिए, ताकि हमारा बजट टाइमली कंप्लीट हो। गाइस दैट प्रोसेस ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग इज कॉल्ड ग्लोटिंग। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन 70 बोलता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच नहीं है? गाइस देखते ही आंसर कर सकते थे, आंसर है डी, फिस्कल पॉलिसी सप्लाई साइड नहीं होती है। मैंने आपको जब भी टॉपिक पढ़ाए थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि गाइस सारा गेम डिमांड का है। अगर हम इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डिमांड से ही कर पाएंगे, क्योंकि हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो गेम सारा किसका है? डिमांड का है। और फिस्कल पॉलिसी डिमांड साइड होती है, फिस्कल पॉलिसी इज नॉट अ सप्लाई साइड पॉलिसी। गाइस एज अ टेस्ट क्वेश्चन ये आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज है, आप पढ़ोगे तो आपको मॉड्यूल में फर्स्ट पैराग्राफ में ही, फिस्कल पॉलिसी के फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको ये ऑप्शन, ये आंसर मिल जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस 71 मैंने आपको इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया था, क्योंकि अभी तक इरविंग फिशर की थ्योरी MV इक्वल टू PT से क्वेश्चन आ रहा था, तो इस अटेम्प्ट के लिए ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा कि MD इक्वल टू KPY, Y इज इक्वल टू रियल नेशनल इनकम। गाइस अगर ये रियल की जगह नॉमिनल इनकम देते तो बच्चा फिर भी एक बार कंफ्यूज होता, लेकिन वाई तो क्या है? नेशनल इनकम है, और ऑप्शन में सिर्फ रियल दे रखी है, तो करेक्ट आंसर है इसका रियल नेशनल इनकम। चलिए आगे बात करते हैं, बैंक्स अवेलिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। MSF में जब बैंक पैसे मांगने जाती है तो उसे बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे पास में SLR रखा हुआ है, उसमें से विड्रॉ कर लो। कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं? 1% ऑफ SLR। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 बोलता है कैलकुलेट करेंसी विथ पब्लिक। तो गाइस हम लोगों को इसका फॉर्मूला याद था, इसका फॉर्मूला है नोट्स इन सर्कुलेशन, कॉइन्स इन सर्कुलेशन, दोनों को ऐड करना है और बैंक के पास में जो रखा हुआ है उसे माइनस करना है। जब इन दोनों को प्लस करके बाकी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 262548। द करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़े, लिक्विडिटी ट्रैप। गाइस एक स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको लिक्विडिटी ट्रैप के लिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी पर्सन पैसे को होल्ड करके बैठ गए हैं, रिलीज नहीं कर रहे, ना कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी लिक्विड के एक ट्रैप में उलझ के रह गई है। तो गाइस ऑप्शन बी क्या बोलता है? देखो, इंटरेस्ट रेट आर नियर टू जीरो, वेरी लो, एंड पीपल प्रीफर होल्डिंग कैश ओवर बॉन्ड्स। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। अगर आप आगे का सेंटेंस नहीं भी पढ़ते तो हमेशा ध्यान रखना, लिक्विडिटी ट्रैप कब था? जब इंटरेस्ट रेट बहुत लोअर साइड पर हो गई थी। ठीक है, हमने इसका एक ग्राफ भी बनाया था लिक्विडिटी ट्रैप का। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है? टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो
इसे क्या कर दिया बैंकिंग सिस्टम ने, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो को इंक्रीज कर दिया। गाइस इसका इफेक्ट क्या आएगा, मैंने आपको सिखाया था, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में आपने एफडी करवा दी, अब बैंक क्या है, इस पैसे को यूज करने के लिए बहुत टाइम तक फ्री है, तो जितना टाइम डिपॉजिट ज्यादा आएगा बैंक उसको उतना ही अच्छे से लंबे समय तक यूज करेगी। अब यूज करेगी इसका मतलब टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट रेशियोज अगर ज्यादा होते हैं तो बैंक के पास में रिजर्व्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और वो उस पैसे को यूज कर सकते हैं फॉर एक्सपांशन ऑफ मनी एक्सपांशन इन द इकोनॉमी। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 76 बोलता है, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा है। जब हम ब्रॉड मनी के बारे में बात करते हैं तब मैंने वहां पर आपको इंपॉर्टेंट करके एक नोट डलवाया था और उस नोट में ये सारी चीजें लिखवाई थी कि ब्रॉड मनी में वो सारे डिपॉजिट इंक्लूडेड होते हैं जिनकी मेच्योरिटी होती है 2 साल की, ऐसे डिपॉजिट जो नोटिस पर इशू किए जाते हैं, नोटिस अप टू 3 मंथ्स, और लास्ट ऐसी डेट सिक्योरिटी जिनका टाइम पीरियड होता है 2 साल। ठीक है, तो इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 77 गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, M1 में क्या शामिल नहीं होता, दैट इज टाइम डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्राइडमैन्स डिमांड फॉर मनी। फ्राइडमैन की डिमांड फॉर मनी पॉलिसी का याद है, मैंने आपको एक की टर्म समझाया था OWIP करके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोलता है, मनी इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज पॉजिटिव रिलेशन टू प्राइस लेवल, यस बिल्कुल ये भी करेक्ट रिलेशन है, क्योंकि अगर इफ द प्राइस लेवल राइजेस द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस, अगर समोसे की कीमत बढ़ेगी तो जेब में पैसा भी ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है, नॉमिनल डिमांड फॉर मनी फॉल्स इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइंस। गाइस बिल्कुल उल्टा सेंटेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है मनी होल्डिंग की, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपने पैसा होल्ड कर लिया, आपने बॉन्ड नहीं खरीदा। तो अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है, अब बॉन्ड खरीदोगे, अब बॉन्ड खरीदोगे तो डिमांड फॉर मनी क्या होना चाहिए, डिमांड फॉर मनी कम होना चाहिए। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम बॉन्ड लेने की रिस्क क्यों ले, हम जेब में कैश ज्यादा रखेंगे, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, यानी इनवर्स रिलेशन। लेकिन गाइज यहां तो इन्होंने कर दिया डायरेक्ट रिलेशन, फॉल के साथ डिक्लाइन, गलत जवाब। इसका मतलब ये ट्रू सेंटेंस नहीं है, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनिटरी क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव गाइस हम ICAI के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जब आप ICAI का स्टडी मटेरियल देखोगे, इवन हमारे विद्योदय के मॉड्यूल में भी आप देखोगे, तो क्वांटिटेटिव में CRR, SLR और OMO आते हैं। हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो रेपो और रिवर्स रेपो से मिलकर बनती है, उसको हम क्वालिटेटिव के साथ पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। गाइस क्वेश्चन नंबर 80 रिपीटेड क्वेश्चन, लास्ट अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। रिवर्स रेपो में और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है, रिवर्स रेपो से 1% कम होती है, तो रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट -1, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, इन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गाइस कंपैरेटिव कॉस्ट में और मॉडर्न थ्योरी में मैंने एक डिफरेंशिएशन की टेबल बनवाई थी और उसमें साफ साफ लिखवाया था कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी होती है वो नॉर्मेटिव अप्रोच की होती है, और जो न्यू थ्योरीज आ रही है, जो मॉडर्न थ्योरीज आ रही हैं, वो पॉजिटिव अप्रोच की होती है। तो एक आंसर तो ये सही है कि वो नॉर्मेटिव इन नेचर होती है, और दूसरा आंसर डू नॉट टेक अकाउंट इनटू द अकाउंट द फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस। गाइस कंपैरेटिव कॉस्ट फैक्टर्स तो कंसिडर ही नहीं करती, वो पूरी की पूरी लेबर पर चलती है, तो मनी कॉस्ट भी कंसिडर नहीं करती, पॉजिटिव भी नहीं होती है। इसका मतलब 3 और 4 हमारा करेक्ट सेंटेंस है, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगेन गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एनहेंस एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग इट इंक्रीजेस बैंडवैगन इफेक्ट। जानते हो गाइस ये क्वेश्चन कहां से आया है, दिस इज मॉडर्न थ्योरी। कौन सी वाली, जो पॉल क्रुगमैन ने प्रोवाइड की थी, न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, जिसके 2 ही रीजन थे, उसमें से एक रीजन था बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं एड वैलोरम। गाइस सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर, टैरिफ में से ड्यूटी लेविड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू
ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी। जब वैल्यू के एक सर्टेन परसेंट पे टैक्स लगता है तो हम उसे बोलते हैं एड वैलोरम। अ टैरिफ दैट इज सेट टू सो हाई नो इंपोर्ट कैन एंटर इज नोन एज गाइस प्रोहिबिटिव। आपने इन्विटेशन दे दिया लेकिन आसपास लगा दिया आपने कांटों की बाढ़, आपने कांटे बिछा दिए, इतना टैरिफ बढ़ा दिया कि आप मेरे घर में एंटर ही ना कर पाओ, दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिटिव टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गाइस विच ऑफ दीज कंट्रीज इज पार्ट ऑफ USMCA। गाइस ये तो इसकी फुल फॉर्म में से क्वेश्चन आ गया, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज मैक्सिको। नेक्स्ट बोलता है Which one of these is the main reason why GATT lost its relevance by 1980? गाइस कोई प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं था और कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, इसीलिए गैट को बंद किया गया था और ज़रूरत महसूस हुई थी एक बड़े इंटरनेशनल रिफॉर्म की जो आया था WTO के फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर है डी। आगे बात करते हैं दोहा राउंड का कंट्रोवर्शियल इशू। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा के आपको कॉपी में भी लिखवाया था, दैट इज एग्रीकल्चर ट्रेड। मैच द कॉलम करते हैं गाइस। देखो मैच में बोलता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड इन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं गाइस वो होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। जो स्पेकुलेशन नेचर के होते हैं वो होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देन help developing countries benefit fully from global trading system. Guys, this is World Trade Organization and government and central bank do not participate in the market for foreign exchange, that is called free floating exchange rate system. तो accordingly guys answer क्या होगा, that is A. Next question says an investment in which one investor establish a business activity in a foreign country which is different from investor's main business activity but in some way supplement. guys याद करो एक स्टोरी सुनाई थी बर्गर सिंह और बर्गर किंग की। अगर बर्गर सिंह में इन्वेस्ट करता है तो सेम बिजनेस एक्टिविटी थी हॉरिजॉन्टल, लेकिन आलू के खेत में इन्वेस्ट करता है, मीट प्रोसेसिंग यूनिट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोलता है एन अप्रिसिएशन ऑफ कंट्री और स्ट्रॉन्ग करेंसी। अपनी अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई तो भाई मोर वैल्यूएबल हो जाएगी और हमें अगर इसे एक्सचेंज कराना होगा तो हमें लार्जर क्वांटिटी मिलेगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिस्कल रिफॉर्म। गाइज ये इंडियन इकोनॉमी का एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेटर टैक्स कंप्लायंसेस हुए थे, देन एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड लास्ट थ्रस्ट ऑन कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। तो करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4, दैट इज सी। चलिए आगे बात करते हैं गाइस। अब इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं था, नाम है और आंसर को टिक करना है। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म क्यों आया गया था या ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या किए गए थे। ट्रेड पॉलिसी गाइस इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी होती है, रिमूवल ऑफ लाइसेंस प्रोसीजर फ्रॉम इम्पोर्ट। विच इनिशिएटिव by नीति आयोग एम टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। गाइज ई अमृत में और शून्य में कंफ्यूजन था। ई अमृत तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के डाटा को इकट्ठा करता है, आपको सारा डेटा वहां मिल जाएगा, लेकिन शून्य कैंपेन बोलता है जीरो एयर पॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट अर्ली रिफॉर्म्स, का स्टोरी सुनाई गई थी 1980s के अर्ली रिफॉर्म्स, देन 1990 के रिफॉर्म आए थे। तो करेक्ट आंसर है 1980 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। इंडियाज पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है दैट इज 47%। विच गवर्नमेंट स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग क्रॉप लॉस। गाइस अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता था तो एक बेसिक आंसर था कि अगर क्रॉप लॉस हो रहा है या बेचारे फार्मर को डैमेज हो रहा है तो उसे क्या मिलना चाहिए, इंश्योरेंस। द करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 98 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। FIP पोर्टल को खत्म करके एक नया पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है FIF पोर्टल। 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया स्टैंड करता है 40th रैंक पर और MEIS स्कीम को बंद करके एक नई स्कीम शुरू की गई जिसका नाम है रोड टैप स्कीम। तो गाइस ये है आपके इकोनॉमिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। गाइस एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि ये कितना यूजफुल रहा और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो गाइज आप सभी को आपके रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। चलिए गाइज बाय बाय।